बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ओएसआई मॉडल की एक इम्पॉर्टेंट लेयर स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने ओएसआई मॉडल इन जनरल स्टडी किया था, उनमें हमने सारी लेयर्स को पढ़ लिया था, लेकिन फिर हमने इन डेप्थ लेयर्स को स्टडी करना शुरू किया था, जिनमें सबसे पहली लेयर थी डेटा लिंक लेयर। ठीक है, और इसमें हमने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स स्टडी किए थे फ्लो कंट्रोल के, जिनमें आपके पास सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, और फिर एरर कंट्रोल में हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे, जिनमें पैरिटी चेक मेथड, चेकसम मेथड, और उसके बाद आपके पास था साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। आज हम जो लेयर स्टडी करेंगे ये इन बिटवीन होती है एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू आपका डेटा एक्सचेंज होता है। होता यह है कि हमने पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दी नोड टू नोड कम्युनिकेशन या होप टू होप कम्युनिकेशन। लेकिन अच्छा, इसी तरह नेटवर्क लेयर, लेकिन का अभी जवाब देता हूं। इसी तरह नेटवर्क लेयर जो आपकी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू आइडेंटिफाई दी यूनिक होप इन द नेटवर्क। ठीक है, और इसी में हमने डिफरेंट आईपी एड्रेसिंग के न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, नेटवर्क आईपी, होस्ट आईपी, इन सबको हमने देखा था। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस तो सिंपल वो प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में रन हो रहा है। अब इसको समझते हैं कि ये किस तरह आपका डेटा, ये लेयर किस तरह डेटा एक्सचेंज करवाती है। लेट्स सपोज व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट्सएप पे आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप सेंडर हैं, आप अपनी साइड से डेटा सेंड कर रहे हैं। अब क्या होगा, रिसीवर तक वो डेटा जाएगा, फिर रिसीवर क्या करेगा, फिर आपको रिप्लाई करेगा। होता क्या है कि एक डिवाइस से आपने डेटा भेजा जो दूसरी डिवाइस में जाता है, तो दोनों डिवाइसेस जो कनेक्ट होती है ना जिस लेयर के थ्रू, वो ये ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। यानी जो दो डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल दोनों डिवाइस में व्हाट्सएप इंस्टॉल हुआ हुआ है और एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आप डेटा भेज रहे हो, जो आपका डेटा एक्सचेंज हो रहा है ना, जो आपके मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो इस ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक और ले लेते हैं। हम गेम खेलते हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल की गेम में लेट्स सपोज ऐसा गेम है जिसमें आपको मूवमेंट करनी है, आपको फायर करना है लेट्स सपोज, तो आप जो स्क्रीन में जो रिस्पॉन्सेस देंगे ना, ठीक है, यानी जो आप ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे उस पर जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर के थ्रू, वो आपका होता है उस ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सही है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ रिप्लाई मिलता है सर्वर की तरफ से, रिलेटेबल हमें सर्चेस मिलते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, तो इसमें डेटा आपका एक्सचेंज हो रहा है। आप डेटा भेजते हो, आप रिक्वेस्ट भेजते हो, और फिर आपको सर्वर रिस्पॉन्ड करता है उस पर। तो जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू हो रहा है। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है कि हाउ द प्रोग्राम रनिंग ऑन मल्टीपल एंड सिस्टम, कि मल्टीपल एंड सिस्टम में किस तरह आपके पास डेटा फ्लो हो रहा है और किस तरह ये समझना डिवाइसेस आपकी कम्युनिकेट हो रही है। ठीक है, और अगर किसी सिंगल एंड सिस्टम में अगर आप प्रोसेस कर, आप किसी प्रोग्राम को रन करवाओगे इन अ सेम एंड सिस्टम, या सेम एंड सिस्टम कर दो, या आप सिंगल एंड सिस्टम कर दो, तो उस केस में जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन हम इस ट्रांसपोर्ट लेयर में जो हम कम्युनिकेशन कंसीडर करते हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस के बिटवीन कर रहे होते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट डिवाइसेस में जो डेटा आपका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो होता है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू। सही लिखा हुआ, वी आर नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन हाउ द कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सेम होस्ट कम्युनिकेशन, in the same host communication, but instead in how the process running on different host communicate। ठीक है, ये है कि डिफरेंट होस्ट का मतलब क्यों, अभी मैंने एग्जांपल दी डिफरेंट डिवाइसेस की, तो डिफरेंट डिवाइसेस में डेटा जो आपका डेटा जो एक्सचेंज होगा टेक्निकली वो डिफरेंट डिवाइसेस में ही होगा, तो वो आपका होगा इस लेयर के थ्रू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मैंने इससे डिटेल में बता दिया ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, क्या क्या सर्विस आपकी मिल रही होती है इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू,
क्या सर्विस प्रोवाइड करता है ये लेयर आपकी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? सबसे पहले तो ये है कि लॉजिकल कम्युनिकेशन। लॉजिकल कम्युनिकेशन ये होता है कि वही डिवाइसेस आपकी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। दूसरा क्या है? सेगमेंटेशन। डेटा जो आप एप्लीकेशन लेयर से लेते हो, एप्लीकेशन लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस या नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और इसमें फिर लगते हैं आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर्स। सही है, तो सेगमेंटेशन होती है डेटा की। यानी सर्विसेज में क्या हो गया? लॉजिकल कम्युनिकेशन, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद क्या होता है आपके पास? हेडर ऐड होते हैं। जैसे मैंने हेडर बताया, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर लग जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं? हेडर एडिशन। उसके बाद इनकैप्सुलेशन होती है डेटा की। इनकैप्सुलेट कर दी जाता है उसको आईपीस में, ठीक है। इस पे यानी बेसिकली होता क्या है कि हमें क्या करना होता है? एप्लीकेशन लेयर से आपका डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, और फिर वो जाता है फर्दर नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में भेजने से पहले उस पे आईपी पैकेट्स अप्लाई किए जाते हैं, यानी उस पे आईपी एड्रेसिंग की जाती है उस डेटा पर, बिफोर सेंडिंग इट टू दी नेटवर्क लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। यानी क्या करते हैं कि उन जो सेगमेंट्स हमने बनाए होते हैं ना, उन सेगमेंट्स को हम पास कर देते हैं नेटवर्क लेयर में, इनसाइड आईपी पैकेट्स, और फिर आपका डेटा एट द एंड जाके दोबारा रिसेंबल हो टू गेट द ओरिजिनल डेटा जो आपको एप्लीकेशन लेयर से मिला है। सही। तो ये सर्विसेज होगी इसकी। तो सर्विसेज अगर आप याद करना चाहें, या तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। याद करने के केस में कैसे आप याद करेंगे? लॉजिकल कम्युनिकेशन, आपके पास सेगमेंटेशन, हेडर एडिशन, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि उन सेगमेंट्स को फिर हम उन पे आईपी हेडर्स अप्लाई करके नेटवर्क लेयर में भेज देते हैं, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के बाद रिसेंबल, बस ये आप याद करें, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स में आपके पास दो प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज होते हैं, एक तो यूडीपी प्रोटोकॉल, दूसरा आपका टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपकी टीसीपी प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यूडीपी यानी आपका क्या कहलाता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सही। अच्छा, ये आपकी टोटल 7 लेयर्स हैं, ये वही लेयर्स हैं, बीच में एक सेशन लेयर नहीं है इसमें। और फिजिकल लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने ये दिखाया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इन बिटवीन है एप्लीकेशन लेयर के और नेटवर्क लेयर। यानी यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से डेटा आता है, सेगमेंटेशन अप्लाई होती है, और फिर इसको नेटवर्क लेयर में भेजा जाता है इनसाइड आईपी, ठीक है। सही हो गया। यानी आईपी हेडर्स के साथ इनको फिर नेटवर्क लेयर में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में ये प्रोटोकॉल आपका फास्ट है। मैं सिंपल वे में समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। फास्ट है, लाइट वेट है, लेकिन अनरिलायबल है। अनरिलायबल का मतलब क्या है कि अगर हम इसके फॉर्मेट्स को पढ़ें तो इसके फॉर्मेट सिंपल क्या होते हैं? इसके फॉर्मेट सिंपल क्या होता है कि आपने डेटा लिया एप्लीकेशन लेयर से, उस पर आपने क्या किया? सेगमेंटेशन अप्लाई की, यानी इनकैप्सुलेट किया, उसमें हेडर लगाया आपने। हेडर लगाने के बाद इसमें आपने सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, इस पे आपने जो हेडर लेंथ होती है वो डिसाइड किया आपने, ठीक है। और फिर आपने चेक्स में अप्लाई किया, और फिर इस पे क्या किया आपने? डेटा फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। क्या कर देते हैं हम? इस डेटा को जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा होता है, फिर हम कहाँ भेज देते हैं? आगे नेटवर्क लेयर। तो सिंपल, इसमें ना कुछ कनेक्शन सेटअप होता है, ना इसमें एक्नॉलेजमेंट होती है, और इसमें रिलायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अनरिलायबल क्यों है? क्योंकि बस ये जो प्रोटोकॉल है ये रिस्पॉन्सिबल है कि डेटा बस आपका चला जाए फास्टली। अब किस तरह किया, क्या था उस डेटा में, इससे कोई कंसर्न नहीं होता। यानी एक्नॉलेजमेंट फिर हम रिसीवर से नहीं लेते, हम रिसीवर को डेटा भेज देते हैं। अब इसके फॉर्मेट में क्या किया है ये हम देख लेते हैं। अच्छा, फॉर्मेट से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्या, इसमें आपका क्या नहीं है, इस लेयर में आपको क्या नहीं मिल रहा, क्या फीचर्स नहीं है। सबसे पहले तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी इसमें इससे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। दूसरा ये कि एक्नॉलेजमेंट नहीं है, एरर रिकवरी नहीं है,
एरर डिटेक्ट हो जाएगा चेकसम के थ्रू, रिकवरी नहीं है, फ्लो कंट्रोल नहीं है, कितनी कैपेसिटी है रिसीवर की, रिसीवर का क्या बफर है डेटा को हैंडल करने का, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, बस डेटा आपको भेजना है। ठीक है, अब वो किस स्पीड से जा रहा है, वो अब हो सकता है कि जिस स्पीड पे हम डेटा भेज रहे हैं हो सकता है वो रिसीवर स्पीड पे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। हमने लेट्स सपोज 10 Mbps का डेटा भेजा, लेकिन जब हमें पता चला कि रिसीवर की इतनी स्पीड ही नहीं है डेटा का रिकवर क्या कहते हैं प्रोसेस करने की, या डेटा जो आपका रिसीवर है उसकी कैपेसिटी ही नहीं है डेटा को रिसीव करने की, लेकिन यूडीपी ये चीजें नहीं देखता। सही है, वो ये बस ये इंश्योर करता है कि डेटा आपका फास्टली ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो इसमें लॉस डिटेक्शन या डी ट्रांसमिशन नहीं है, फ्लो कंट्रोल नहीं, जैसे मैंने फ्लो कंट्रोल का बताया, इसमें हम रिसीवर से कोई लिंक नहीं रखते, और दूसरा कंजेक्शन कंट्रोल नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है इसमें, बस डेटा भेजना जिस तरह भेजा, बीच में अगर वो लॉस हो जाता है तो बस सही लॉस हो गया वो डेटा। ठीक है, रिकवरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें। अच्छा, अब इसके फॉर्मेट्स में क्या है, अब मैं बताने वाला था पहले लेकिन मैंने ये बता दिया कि क्या क्या सर्विसेज में नहीं होती। अब इसके फॉर्मेट में सबसे पहले सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट आ जाएगा आपके पास, जो हम डेटा के शुरू में एंड में लगाएंगे, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट आ गया। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, अच्छा ये सारे पोर्ट जो होंगे आपके पास, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया या लेंथ हो गई डेटा की वो 16 बिट। इसी तरह चेकसम उसकी जो उसमें जो आपके बिट्स जो साइज होगा बिट्स का वो 16 बिट का होगा। ठीक है, अच्छा सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, हेडर लेंथ जो है आपके पास, उसके बाद चेकसम। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन डेटा। एप्लीकेशन तो कि हम एप्लीकेशन डेटा जो होता है, जो एक्चुअल डेटा जो आपने एप्लीकेशन से लिया है वो इसमें कंटेन होता है। सही, इसका मतलब ये है, तभी लिखा हुआ है हायर लेवल मैसेज, जो हायर लेयर से जो मैसेज आ रहा है वो हाई लेयर कौन सी, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर से जो आपके पास जो डेटा आ रहा है वो उस ओरिजिनल फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है ये आपकी वेरिएबल हो सकती है। अब क्या कहते हैं, इसमें हम चेकसम मेथड पढ़ लेते हैं। चेकसम मेथड वैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा और इसको रिकॉल कर लेते हैं। चेकसम में क्या होता है कि हमारे पास बिट स्ट्रीम होती है, उनको हम सेंटर यानी जो सेंटर भेजता है आपके पास, उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम उनका क्या ले लेते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सारी बिट्स को स्वैप कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सही है, उसके बाद हम उस डेटा को उस डेटा के साथ जो चेकसम निकालते हैं ना, उसको उस एक्चुअल डेटा के साथ क्या कर देते हैं, एकोमोडेट कर देते हैं, यानी मिला देते हैं, और फिर उस चेकसम के साथ डेटा भेजते हैं हम रिसीवर को। फिर रिसीवर रिसीव करता है डेटा और फिर दोबारा सम करता है उन बिट्स को, बिट स्ट्रीम को, उन बाइट्स को। अगर तो आंसर 1 है, अगर तो सारी जो बिट्स हैं वो 1 है, यानी सारी बिट्स जो है उनमें से कोई भी 0 नहीं है, सब 1 है, इसका मतलब कि रिसीवर को डेटा जो रिसीवर वो बिल्कुल एक्यूरेट है और वो यूज हो सकता है, ये होता है आपका चेकसम मेथड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई बिट 0 है, इसके मतलब डेटा में क्या है, एरर है। सही हो गया। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन क्या कहा, मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है। यूडीपी जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने बताया, ये फास्ट, लाइट वेट और अनरिलायबल है। तो हम इसको ऐसे केस में यूज तो नहीं कर सकते जिसमें रिलायबिलिटी हमारी कंसर्न हो। फॉर एग्जांपल ईमेल भेजना है, तो ईमेल में जाहिर सी बात है आपको यूडीपी प्रोटोकॉल अगर हम यूज करते हैं लेट्स सपोज, तो वहां तो फिर अगर हमने ये प्रोटोकॉल यूज कर लिया तो अब हमें तो ये एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी रिसीवर की तरफ से कि आपका डेटा, जो आपका डेटा है जो आपने सेंड किया वो एक्चुअल में सेंड हुआ है या नहीं। तो हम यूडीपी तो यूज कर नहीं सकते। तो हम यूज क्या करते हैं इसको, हम यूज करते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल को मल्टीकास्टिंग में या ब्रॉडकास्टिंग में, क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल जो है ना वो यूनिकास्ट बिटवीन सेंडर रिसीवर होता है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, आगे हम देखेंगे। तो हम यूडीपी को यूज करते हैं फॉर ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और फॉर सेंडिंग द शॉर्ट मैसेजेस। जब हमें शॉर्ट मैसेजेस सेंड करने होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनएस सर्वर सबको पता होगा, डोमेन नेम सिस्टम, उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी का पोर्टल सर्च किया,
ठीक है। अब क्या होगा, मेरा कंप्यूटर रिक्वेस्ट क्या देगा डीएनएस सर्वर से कि उस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसकी आईपी क्या है, उसका सर्वर है जो उसकी आईपी क्या है। आईपी रिक्वेस्ट हुई और जैसी रिक्वेस्ट हो जाएगी वो कंप्यूटर को जैसी प्रोवाइड होगी तो हम उस क्या कहते हैं वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। तो इसमें जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, यानी इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट मैसेजेस होगी। तो जब हमें शॉर्ट मैसेज जब भेजने होता है ना, लिखा हुई है गेट अस शॉर्ट, वो मैसेज जिनमें कनेक्शन सेटअप करने की जरूरत नहीं है, क्विक मैसेज है। जस्ट लेट्स सपोज सबको PING कमांड का पता होगा, उसमें हम ये देखते हैं कि वेदर डिवाइसेस आर रीचेबल और नॉट, सही है। तो उसमें हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, सॉरी ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इसमें हम एक इको रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसमें हम देखते हैं कि डिवाइसेस जो सराउंडिंग में है वो एक्सेसिबल है या नहीं। तो ये एक टर्म्स ऑफ शॉर्ट मैसेज होगा। जब हमें शॉर्ट मैसेजेस भेजने होंगे जिनमें एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड नहीं हो, जिसमें रिलायबिलिटी कंसर्न ना हो, जिनमें आपके पास ये रिक्वायरमेंट हो कि मैसेज को बस जल्द से जल्द पहुंचाना है। जैसे कि हम जब गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में, तो फौरन से हमें रिस्पॉन्ड मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं डेटा आपके, वो आपके इस यूटीपी के थ्रू ही हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, मल्टीकास्टिंग हो गया, स्ट्रीमिंग वगैरह में यूज करते हैं हम इसको यूटीपी प्रोटोकॉल को, सही। इसमें बिट स्ट्रीम आपको कंटिन्यूस फॉर्म में भेजनी होती है। तो ये है मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अब क्या है आपके पास, टीसीपी की बात कर लेते हैं हम। तो टीसीपी ये रिलायबल है, कनेक्शन बेस्ड और एक्नॉलेजमेंट बेस्ड प्रोटोकॉल और मोर एक्यूरेट, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप तो ये कि आपके पास कनेक्शन सेटअप होगा। कनेक्शन सेटअप के बाद अब थोड़ा समझते हैं होगा क्या, थोड़ा सरल समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने किसी को मैसेज किया, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। तो अब सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, अच्छा हेलो हाउ आर यू, कैन यू टॉक टू मी, सही है। तो अब जब सर्वर, मैंने क्या किया, सिंक किया, मैंने सिंक फ्लैग भेजा, SYN, क्या भेजा मैंने, SYN सिंक फ्लैग भेजा। सबको पता होगा सिंक फ्लैग क्या होता है, कि हम सिंक होते हैं अपने रिसीवर के साथ। अब जब मुझे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, फॉर एग्जांपल सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, यस आई एम अवेलेबल, कैन यू हियर मी। अब उसने क्या काम किया, उसने एक्नॉलेजमेंट दी और साथ साथ एक और सिंक भेज दिया फ्लैग कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। समझे, इसको एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा समझ आएगा। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले भेजा हेलो हाउ आर यू, कैन यू टॉक टू मी। तो मैंने सिंक भेजा, यानी अपनी तरफ से मैंने फ्लैग भेजा, ठीक है। दूसरी साइड से रिसीवर की तरफ से रिस्पॉन्ड आया कि यस आई एम अवेलेबल, आई एम फाइन, आई एम अवेलेबल, जो भी है, और यस आई एम अवेलेबल टू टॉक, कैन यू हियर मी। अब उसने एक्नॉलेजमेंट लिया, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी भेजा साथ साथ, और सिंक फ्लैग भी भेजा। अब मैं क्या करूंगा, सिंक फ्लैग के साथ दोबारा सिंक एक फ्लैग भेज दूंगा। मुझे एक्नॉलेजमेंट हुई कि उसने मुझसे क्या पूछा कि कैन यू हियर मी, तो मैं क्या बोलूंगा, यस लेट्स टॉक। तो मैंने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया और सिंक भेज दिया। तो इसमें कनेक्शन सेटअप इस तरह होता है। उसके बाद डेटा आपका ट्रांसफर होता है, जो डेटा आपको ट्रांसफर करना होता है, उसके बाद कनेक्शन आपका टर्मिनेट हो जाता है। तो ये इस टीसीपी प्रोटोकॉल के क्या है, स्टेप्स हैं, ठीक है। ये सब लिखे हुए इसमें, इसको हम बोलते हैं थ्री हैंडशेक बोलते हैं, थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं, सही है। तो ये बोलते हैं, इसमें हम 3 प्रोसेस कंसिडर करते हैं। इसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर आपका रिप्लाई करता है, और हम कंफर्म करते हैं। दोबारा क्लाइंट जो होता है, यानी क्लाइंट एग्जांपल ले रहा हूँ, हम अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेटा सेंड किया, तो सिंक फ्लैग मैंने भेज दिया। उसके बाद सर्वर जो है, सर्वर को मैं रिसीवर कंसिडर कर रहा हूँ, सर्वर ने रिप्लाई किया एक्नॉलेजमेंट के साथ, उसके बाद रिप्लाई किया और एक और फ्लैग भेज दिया, और फिर मैंने क्या किया, उस फ्लैग के कॉरस्पॉन्डिंग रिप्लाई कर दिया। तो थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं इसको, ठीक है। बिकॉज द तीन मैसेजेस भेजे ना मैंने, 3 मैसेजेस आर रिक्वायर्ड टू सेट अप द कनेक्शन। ये सिर्फ अभी सेटअप हुआ कनेक्शन, जो अभी मैं 3 स्टेप्स बता रहा था ना, ये सिर्फ कनेक्शन सेटअप के लिए है। कि मैंने लेट्स सपोज मैंने भेजा हाउ आर यू, कैन यू टॉक टू मी, उसने रिस्पॉन्ड किया यस आई एम अवेलेबल, कैन यू हियर मी, उसने एक और फ्लैग भी भेज दिया साथ, और फिर मैंने किया एक और मतलब एक्नॉलेजमेंट ली सर्वर की, और फिर मैंने क्या किया, दोबारा से फ्लैग भेज दिया। तो ये 3 वे हैंडशेक जो होता है, ये सिर्फ कनेक्शन सेटअप के लिए यूज होता है, ठीक है।
अच्छा, अब इसके क्या क्या सर्विस हैं? सबसे फुल डुप्लेक्स सर्विस। फुल डुप्लेक्स में होता है कि इट अलाउ बोथ सेंडर एंड रिसीवर टू सेंड और रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम। ठीक है, एक तो ये। और दूसरा रिलायबल, कि क्या डेटा हम भेज रहे हैं, और ये लेयर इंश्योर करती है कि वो डेटा रिसीवर तक पहुंचे। इट इंश्योर दैट डेटा शुड गेट टू द रिसीवर। ठीक है, तो ये होता है। जबकि यूडीपी प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है। यूडीपी प्रोटोकॉल में रिसीवर से कोई लिंक होता ही नहीं है। अगर हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो रिसीवर क्या है, कौन है, ये हमें नहीं पता, हमें डेटा भेजना है बस। ठीक है, अच्छा, रिलायबल है। इसमें डेटा आपका कंटिन्यूस ट्रैक होता है कि क्या डेटा हम भेज रहे हैं और डेटा रिसीवर तक पहुंचा या नहीं। ठीक है, इसी में हमने फ्लो कंट्रोल में हमने प्रोटोकॉल ही पढ़े थे। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, गो बैक एंड ERQ, सही है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, फिजिकल डिवाइसेस आपने कनेक्ट होती हैं, तो सिर्फ जैसे मैंने बताया यूनिकास्ट होता है ये, तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान ही आपके पास क्या होता है, बिटवीन डेटा आपका एक्सचेंज होता है। सही होंगे। फ्लो कंट्रोल में ये होता है कि बफर देखा जाता है रिसीवर पे, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है स्पीड का बिटवीन सेंडर रिसीवर। उसमें सेंडर की रिस्पेक्ट से हम नहीं देखते हैं, हम रिसीवर की रिस्पेक्ट से देखते हैं कि रिसीवर किस स्पीड से डेटा रिसीव कर सकता है और क्या कैपेसिटी है इसको डेटा के, मतलब डेटा को हैंडल करने की क्या कैपेसिटी है इसको, ये देखा जाता है फ्रॉम दी सेंडर साइड। और फिर जिस एक स्पीड पे सेंडर और रिसीवर एग्री हो जाते हैं, उस स्पीड पे डेटा आपका ट्रांसफर होता है। कंजेक्शन कंट्रोल, ट्रैफिक आपका कंट्रोल होता है इसमें, ठीक है, बिटवीन द डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा, अब इसके अगर हम फॉर्मेट देख लें तो उसमें सबसे पहले तो फॉर्मेट आपके पास सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट तो सबको पता है, इसमें हेड वगैरह हम लगाते हैं, सोर्स पोर्ट डिसाइड होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये दोनों 16 बिट के होते हैं। ठीक है, सोर्स पोर्ट में कौन भेज रहा है डेटा, कौन रिसीव कर रहा है डेटा, ये सब इसमें डिसाइड होता है। उसके बाद आपके पास आता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर ना ये सेंडर की तरफ से होता है। सीक्वेंस नंबर होता है कि कितनी बाइट्स सेंडर ने भेज दी, यानी टेल द पोजीशन ऑफ द बाइट दैट बीइंग सेंड, कितनी बाइट्स सेंडर भेज रहा है। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है कि कितनी रिसीवर ने रिसीव कर ली है, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजता है रिसीवर सेंडर। ठीक है, और ये बताता है कि अब कहां से आपको बाइट्स भेजनी है, यानी अप टू कितनी रिसीव हुई और कितनी भेजनी है। ठीक है, तो ये काम इसमें यहां पर हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से मतलब ये बताता है एक्नॉलेजमेंट नंबर एक्सपेक्टेशन ऑफ द नेक्स्ट बाइट फ्रॉम द अदर साइड, कि अब फॉर एग्जांपल मैंने 500 मेरा सीक्वेंस नंबर है, मैंने फ्रॉम द सेंडर, अब रिसीवर ने लेट्स सपोज, अच्छा लेट्स सपोज 6000 है, अप टू 5999 रिसीवर को रिसीव हो गई, तो रिसीवर ये एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा कि अब 5999 के बाद का डेटा भेजो, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीवर भेजेगा। इन शॉर्ट, इन इजी अगर मैं समझाना चाहूँ सिंपल वे में, अगर आपको समझ आ जाए कि सेंडर की तरफ से होता है सीक्वेंस नंबर, सेंडर सीक्वेंस नंबर भेजता है कि इतनी सीक्वेंस से वो बाइट्स भेज रहा है, एक सीक्वेंस नंबर भेज देता है। रिसीवर क्या करता है? एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को कि उस इन द फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर, इन द फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीवर सेंडर को बताता है कि इतनी बाइट्स रिसीव हो गई हैं, अब इसके बाद की भेजो। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे और अच्छा समझ आएगा, फिलहाल इसको इस तरह समझे। रिसीव विंडो में हम ये देखते हैं कि ये फ्लो कंट्रोल डेटा के लिए कि कितनी कैपेसिटी से आपका, यानी क्या बफर है रिसीवर का डेटा को रिसीव करने का। ठीक है, इट टेल्स हाउ मच डेटा रिसीवर कैन हैंडल, यानी कितना एट अ टाइम डेटा रिसीवर हैंडल कर सकता है। उसके बाद हेडर लेंथ हो गई आपके पास, उसके बाद फ्लैग्स हो गया, उसमें सिंक फ्लैग, आपके पास फिन फ्लैग यूज होते हैं। फिन फ्लैग ये होता है कि सेंडर जब डेटा भेज देता है तो एक फिन फ्लैग भेजता है, फिनिश फ्लैग बोलते हैं उसको, कि उसकी तरफ से डेटा सेंड हो गया। उसके बाद क्या होता है, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है और साथ साथ फिन फ्लैग भी भेज देता है कि डेटा सारा रिसीव हो गया, अगर तो फिन फ्लैग भेज देगा। सही है। उसके बाद चेकसम हो गया, चेकसम उसके बाद आगे एप्लीकेशन लेयर्स में जो डेटा होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में आपका ट्रांसफर होता है, फिर वो उसमें नेटवर्क की आईपीस लगती हैं, वो डेटा फिर आपका फर्दर दूसरी लेयर में जाता है। सही है। अच्छा,
अब इसके बाद क्या है आपके पास, फ्लो कंट्रोल का मैंने बता दिया। फ्लो कंट्रोल में बस यही है कि फ्लो कंट्रोल सर्विस में ये देखा जाता है कि ओवरफ्लो ना हो जाए रिसीवर के बफर से। रिसीवर के जो बफर है यानी उसकी जो कैपेसिटी डेटा को हैंडल करने की, उससे डेटा एक्सीड ना हो जाए। तो हम फ्लो कंट्रोल में एक तो स्पीड मैच कर रहे होते हैं कि रिसीवर और सेंडर, जो सेंडर और रिसीवर उनकी स्पीड सेम हो डेटा को भेजने की, जो सेंड और रिसीव करने की जो स्पीड है वो सेम हो। ठीक है, ये काम होता है। अच्छा, अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको देख लें। अब क्लाइंट ने इतनी बिट्स भेजी, 16 बिट का एक वर्ड भेजा है, क्योंकि यहाँ पर जो साइज जो होगा, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ जो होगी वो 16 बिट की होगी। तो आप याद कर लें, यानी 16 बिट का डेटा ये कैलकुलेटर में हेक्सा में आएगा। यानी हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये पहले पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि इसका चेकसम निकालो। अब चेकसम के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये ऐड किस फॉर्म में होगा, ये ऐड होगा आपका हेक्सा फॉर्म में, यानी कैलकुलेटर में आपको हेक्सा सिलेक्ट करना होगा। सही, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ना। अच्छा, चेकसम के लिए सिंपल है, यूजिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले तो आप इन सबको ऐड कर दो। तो ऐड जब आप करोगे, यहां से आ जाते हैं, ये इस तरह ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ऐड करने के बाद दोबारा आपने क्या ऐड किया, उसमें ये ऐड किया, ये आंसर आया। अच्छा, इसमें एक गलती है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये मैं चेक कर चुका हूं, मैं खुद से सॉल्व कर चुका हूं। ये BE00 होगा, ये BD नहीं है, ये BE00 है। अच्छा, यहां पर ये क्यों ऐड हुआ 1? जब आपके पास एक कैरी एक्स्ट्रा आ जाती है ना, तो बाद में वो ऐड हो जाती है। सिंपल, जो आंसर जो आया ना, इसमें हम 1 नहीं ऐड करते, क्योंकि ये ना इस मतलब जो बिट, एक बिट जो एक्स्ट्रा कैरी की वजह से आती है ना, उसको हम अलग से ऐड करते हैं बाद में, यहाँ इसके साथ इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया। ये BE01 है। फिर BE01 को किसके साथ ऐड किया, इसके साथ ऐड किया, BE02 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका बाइनरी ले लेंगे। मैं ये सॉल्व क्यों करवा रहा हूँ, कर तो आप भी लेंगे। कैलकुलेटर जिनके पास है कैसियो का, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम ये हो सकती है, कुछ कैलकुलेटर में प्रॉब्लम होगी, मेरे कैलकुलेटर में हुई थी, कि जब आप इस हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, एरर आ जाएगा, मैथ एरर आ जाएगा। करना क्या है आपको, किस तरह करना है काम, आपको करना इस तरह है कि आपको जब इस हेक्सा को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे पहले 4F लिख दीजिएगा। सही है, जब आप 4F लिख देंगे तब ये बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, वरना ये 3 एरर दिखाएगा। सिंपल, ये बताना था मुझे। क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो चेकसम है, चेकसम निकालना है, तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हम कर लेंगे। ये आप पार्ट हो गया, ये हमारा चेकसम हो गया। फिर हम चेकसम को क्या करते हैं, इस डेटा के साथ इंक्लूड करके रिसीवर को भेज देते हैं, लेकिन फिलहाल हमें और कोई काम नहीं करते। तो पार्ट बी में क्या करना है, हमें सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर बतानी है। अब आपको बात समझ आएगी, जो अभी हमने TCP फॉर्मेट पढ़े हैं ना, जिसमें आप सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा था, ये देखें, ये होता है सीक्वेंस नंबर। ये सीक्वेंस इनिशियल सीक्वेंस नंबर है किसकी तरफ से, सेंडर की तरफ से। ठीक है, 5000 का। अब क्या हुआ, फर्स्ट मैसेज का साइज जो आया वो 600 बाइट्स आई। लेट्स सपोज जो पहला मैसेज जो सेंडर भेज रहा है वो 600 बाइट का है। अब क्या होगा, 600 इसमें ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा, सीक्वेंस नंबर क्या हो गया, 5600। एट द एंड इट बिकम 5600। अब जब उसने सेकंड मैसेज भेजा, तो उसका साइज क्या था, 400 बाइट्स। तो 400 बाइट्स का उसका साइज है। जब मैं इसको ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये 6000 टोटल हो जाएगा। तो अब पहले इनिशियल सीक्वेंस नंबर क्या था, सेंडर की तरफ से 5000। अब क्या है, दोनों मैसेज इनकॉर्पोरेट करने के बाद, ऐड करने के बाद, यानी स्टार्ट इस सीक्वेंस नंबर पे हुआ, लेकिन जब मैंने दूसरे मैसेज दूसरे मैसेज के जो साइज है वो उसमें ऐड किया 5600 में, तो ये बन गया आपका 6000। तो अब सीक्वेंस नंबर कितना है, 6000। यानी ये सीक्वेंस नंबर किसको जाएगा, किसकी तरफ से जाएगा, सेंडर की तरफ से जाएगा, किसको जाएगा, रिसीवर जाएगा। ये मैं बता रहा था, सीक्वेंस नंबर सेंडर की तरफ से सेंड किया जाता है, बताने के लिए रिसीवर को इतना डेटा आपका सेंड हो गया है। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर ये रिसीव करेगा, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग ऑल 1000 बाइट्स, द एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड बाय द रिसीवर विल बी 6000। यानी जब आपके पास टोटल इतने बाइट्स का डेटा जब सेंड हो जाएगा, तो ये तो सीक्वेंस नंबर है। ये सीक्वेंस नंबर ये सिर्फ लिंक करने के लिए होता है सेंडर और रिसीवर को, कि एक टोकन नंबर नहीं होता जिस तरह
हम टोकन नंबर प्रोवाइड करते थे ताकि जो कस्टमर आपस में सिंक हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक तरीके का नंबर है, सीक्वेंस नंबर है। तो अब डेटा आपका ये है कितने बाइट्स का, टोटल 1000 बाइट्स का। जब आपके पास रिसीवर को 1000 बाइट्स मिल जाएंगे तो वो रिसीवर तो एक्नॉलेजमेंट नंबर कितनी भेजेगा, 6000, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग ऑल द 1000 बाइट्स द एक्नॉलेजमेंट नंबर was sent by the receiver, यानी sent by the receiver will be 6000, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि रिसीवर का मतलब ये है कि इसको सारी बाइट्स, इसको सारी चीजें रिसीव हो गई हैं अप टू बाइट 5, वही 6000, ठीक है, 5999। प्लीज सेंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी बाइट 6000, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये कि इनिशियल सीक्वेंस नंबर ये था, उसमें 2 मैसेज आपके और ऐड हो गए, तो टोटल कितनी बाइट्स होगी, 6000, ठीक है। तो अब रिसीवर कितना, पहले तो सबसे पहले तो 1000 बाइट्स ये एक्सेप्ट रिसीव करेगा, उसके बाद सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा 6000 का। ये मतलब उसका ये होगा, अच्छा सीक्वेंस नंबर रिसीवर नहीं भेजेगा, जो नंबर जो भेजेगा रिसीवर वो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर 6000 भेजेगा, वो सेंडर को ये बताएगा कि अप टू 5999 बाइट्स, अप टू 599 बाइट्स रिसीव हो गई हैं, अब इसकी आगे से भेजो, यानी अब फॉर एग्जांपल 6001 बाइट्स होंगी, वो अब भेजेगा सेंडर आपका दोबारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये, तो आई थिंक समझ आ गया होगा, स्लाइड भी खत्म हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।